से स्वागत कीजिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनसे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी। थैंक यू मोनिका। पुष्कर सिंह धामी जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबको नमस्कार। धामी जी, सैनिक परिवार से हैं आप, बड़ा सामान्य आपका बचपन, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी आप पहुंचे, एबीवीपी के साथ आप जुड़े, उसके बाद राजनीति शुरू हुई, फिर आप मुख्यमंत्री बने। कई दफा ये बात कही जाती है कि कुछ चीजें किस्मत से हो जाती हैं, कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि चीजें हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी कड़ी होती है जो आपको हमेशा जोड़ के रखती है आपके अपने आप के साथ। तो जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज थी उस सामान्य सैनिक परिवार के बच्चे में जो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, तो वो क्या कड़ी और वो कौन से गुण के बारे में आप बात करेंगे कि हाँ ये गुण था, क्योंकि उस गुण से आने वाले जो युवा हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि वो कौन सी चीज है जो आज आपको मुख्यमंत्री बना बैठी। देखिए, तो मैं सबसे पहले न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में सभी जुड़े हुए जितने भी हमारे इस शो को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक इतना बड़ा मंच मुझे अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर अवसर दिया है, सबका धन्यवाद। और देखिए, चूंकि मैं एक सामान्य परिवार में, एक सैनिक परिवार में, और अमूमन पूरे उत्तराखंड राज्य की अगर मैं बात करूं तो जैसा परिवेश मेरा रहा है उसी तरह का परिवेश यहाँ पर सामान्यतः होता है। और प्रत्येक परिवार से यहाँ कोई न कोई सेना में अवश्य होता है, सेना में होता है, अर्धसैनिक बलों में होता है, और वो देश के किसी न किसी कोने में अपनी सेवाएं देता है। मैं भी एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद जो एक सामान्यतः एक फौजी के परिवार में, एक सैनिक के परिवार में जितने प्रकार की चुनौतियां होती हैं, वो सब चुनौतियां मैंने भी बचपन से देखी। और सेना के साथ और सैनिक परिवार में होने के नाते अपने पूज्य पिताजी से सेना में जो अनुशासन होता है, वो अनुशासन अपने दैनिक जीवन में एक तरह से मैं कहूं कि पूरी तरह से रच बस गया और वो आत्मसात हो गया। और कभी भी हमेशा मन में एक ही बात होती थी कि कुछ बनना तो बात की बात है, कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे तो बनेंगे, लेकिन हाँ ये मन में जरूर रहता था कि कुछ करना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, अपने अंदर चीजों को जो है समेट कर नहीं रखना है। जितनी हमारी क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, वो सबके काम आनी चाहिए, अपने समाज के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए, और जहां भी जरूरत है वो काम आनी चाहिए। ये भावना हमेशा से अपने परिवेश से जुड़ी रही। और जो मैंने सच बताऊं तो बचपन मेरा ऐसे उसमें बीता कि हमने देखा कि हमारी माँ को भी कभी वो घास काटने जाती थी, फिर घर में जो हमारे जानवर होते थे, गाय भैंस, उनके लिए चारा करती थी, उसके बाद वो हमारे लिए खाना बनाती थी, एक साथ कई प्रकार के काम करते करते। और मैंने जो कहा शुरुआत में आपसे कि ये केवल मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैंने कहा अधिकांश लोग जो इस राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हैं, अब धीरे धीरे अब समय बदल गया है, लेकिन उस समय सबके साथ यही परिस्थितियां थी और उनका जीवन अत्यधिक कठिन था। इसलिए हमेशा मन में ये रहता है कि कभी भी जो है हमारी मातृशक्ति कैसे आगे आए, उनका कैसे और अधिक विकास हो, कैसे उनको और अधिक सुविधाएं मिले, कैसे हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व हो, उसको ध्यान में रखकर आज भी हम सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए राज्य के अंदर 30% का आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों में
हमने यहाँ पर सुनिश्चित किया है, जिससे कि सभी माताएं बहनें जो हमारी कठिन स्थितियों परिस्थितियों में आज अपना जीवन आगे बढ़ा रही हैं, उन सबको हर जगह आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रतिनिधित्व हो। तख्ती लेके, स्लेट लेके, टाट लेके आप स्कूल जाते थे, सैनिक परिवार से आप थे। आप भी कभी फौज में जाना चाहते थे? आपने एक बार कहा था कि शायद आप फौज में इंटरेस्टेड भी थे कि हाँ मैं फौजी बनना चाहता हूँ, सैनिक बनना चाहता हूँ। अगर आप फौज में अफसर बने होते तो शायद आज आप कर्नल होते, अभी ब्रिगेडियर बनने वाले होते आप, शायद ब्रिगेडियर बन ही गए होते। आज आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप जो फौज में जाना चाहते थे उसके बारे में विचार क्यों बदले आपके? मेरे साथ जिन्होंने पढ़ाई करी है वो सब कोई तो सूबेदार मेजर बनके, कोई सूबेदार बनके, जो सिपाही में भर्ती हुए जी, वो तो सूबेदार बनके या सूबेदार मेजर बनके अब रिटायर हो गए हैं। क्योंकि 28 साल जो है वो सूबेदार की जो है वो होती है, सेवा काल होता है उनका 28 साल, और जो ऑनरी मिलता है उनका 32 साल होता है। अमूमन 16 साल में, 17 साल में उस समय सब फौज में चले जाते थे, तो वो रिटायरमेंट आ गए। और जिन लोगों ने सीधे IMA में और IA और CDS में जो लोग गए हैं, उसमें से कुछ लोग कर्नल तक की सेवा अपनी पूरी करके और कुछ ब्रिगेडियर वगैरह की लाइन में। तो मैंने सोचा जरूर था कि मैं फौज में जाऊं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक फौज में जाना केवल एक नौकरी के लिए नहीं, देश सेवा के लिए एक ऐसा जज्बा जो हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर हर एक नौजवान के अंदर होता है, वो मेरे अंदर भी था। मैं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पूज्य पिताजी ने उस समय मुझे रोक दिया था कि परिवार में जो है तुम्हें यहीं रहना है। इस नाते मैं कभी फौज में जा नहीं पाया। मैं चूंकि कक्षा 10th की पढ़ाई जब मैं कर रहा था, उस समय जितनी भी उसकी 1600 मीटर की जो दौड़ होती थी उसकी हम पूरी तैयारी करते थे, और जितने मिनट में उसको पूरा करना है वो भी हम पूरा कर लेते थे। चूंकि इस प्रकार का घर से एक वो हो गया तो जा नहीं पाया, लेकिन एक सैनिक के नाते, हाँ ठीक है, सैनिक बनके मैं देश की सीमाओं पर अपना योगदान नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में है कि एक सैनिक जैसे देश के लिए करता है, वैसे समाज में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं भी एक सैनिक के नाते उसको पूरा करूं। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे मैं पूछ लेता हूं कि हर 5वां जो सैनिक है भारतीय फौज में, गणेश जोशी जी आज आए हुए थे यहाँ पर, वो भी बता रहे थे, वो भी पूर्व सैनिक रहे हुए हैं, कि वो उत्तराखंड से किसी न किसी तरीके से उनका कोई ना कोई रिलेशन रहता है। तो अग्निवीर स्कीम को अगर आप देखते हैं तो अग्निवीर स्कीम आपको, क्योंकि आपका ये सारा बैकग्राउंड रहा है, बड़ी फौज से डोमिनेटेड स्टेट है ये, बहुत ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, तो अग्निवीर स्कीम में आपको कोई दिक्कत नजर आती है? कोई आपको उसमें लगता है कि कोई चीज उसमें और बेहतर होनी चाहिए, या आपको लगता है कि वो बिल्कुल एक अच्छी स्कीम है? क्योंकि उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, कांग्रेस कहती है गलत स्कीम है, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, आप ट्रेंड सोल्जर्स को आप सिविलियन लाइफ में भेज देंगे तो उनको हथियार चलाने आते होंगे, वो कल को गुंडागर्दी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में ये स्कीम ऑलरेडी लागू है। ये देखिए, अग्निवीर जो स्कीम है, ये स्कीम बहुत ही विचार के बाद देश में लाई गई है जी, और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है, सेना का बहुत बड़ा विजन है। क्योंकि जो आज देश के दुश्मन हैं, उनकी जो एवरेज आयु है वो लगभग 18-20 साल की है, और जो हमारे सैनिक देश की सीमाओं पर आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं, उनकी एवरेज आयु 34 साल के लगभग आती है। और जब अग्निवीर योजना, जब अभी तो चूंकि अग्निवीर का 1 साल ही हुआ है और ये अग्निवीर सब आ जाएंगे, तो देश की जो हमारी सेना की एवरेज आयु है वह भी 20-22 वर्ष हो जाएगी, तो वो और जम के मुकाबला कर पाएंगे। और एक बड़ी संख्या हमारे जो प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड नौजवान युवा उसमें से होकर आएंगे। और उन सब के लिए देखिए, जो ये कांग्रेस की आपने बात करी, कांग्रेस ने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया है, और 60 सालों के शासन में देश के सैनिकों के साथ हमेशा धोखा किया। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं। मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे पहली बार 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी और 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ, तो उस दिन उन्होंने मुझे पहली बार कहा कि तुम अच्छी पार्टी में काम कर रहे हो, मैं तुम्हें भी धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि 40 साल से रुकी हुई 1 रैंक और 1 पेंशन को लागू किया। सियाचिन ग्लेशियर में जो सैनिक हमारे -डिग्री तापमान में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे,
अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे, अच्छा खाना नहीं मिलता था। ये लंबे समय से सेना में इसकी फाइल चल रही थी और फाइल चलती थी, रुक जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये सब स्वीकृतियां हुई और आज देश के सैनिकों को अच्छे बूट मिल रहे हैं, अच्छी वर्दी मिल रही है, अच्छे उपकरण मिल रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, तमाम प्रकार की जो फैसिलिटी मिल रही है, मनोबल बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद होली हो, दिवाली हो, उनका अपना कोई विशेष दिन हो तो वो सैनिकों के बीच में मनाते हैं, सीमांत क्षेत्र में मनाते हैं, कभी माड़ा में मनाते हैं, कभी सियाचिन ग्लेशियर में मनाते हैं, कभी जो है कश्मीर के सीमांत क्षेत्र पर जाकर बॉर्डर पर मनाते हैं। तो ये बिल्कुल फौज से काफी लोगों का नाता यहाँ जुड़ा हुआ है। जब आप लोगों से यहाँ पर मिलते हैं, कांग्रेस की जब आप बात सुनते हैं, कांग्रेस बार बार इसका विरोध करती है। कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है इसका? किस बलबूते पर वो विरोध करते हैं कि ये चीज जो है ये गलत हो रही है? अब देश के अंदर एक ऐसा पिछले 10 सालों से एक ऐसा ट्रेंड बन गया है। अब मोदी जी के आने के बाद वो कहीं ना कहीं उनके अंदर हताशा है, निराशा है। और 2014 से पहले देश की जनता भी देखती थी और कांग्रेस के लोग क्या करते थे, हर दिन नया घोटाला होता था, नया घपला होता था। अब उनको घपले घोटाले करने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए केवल और केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जन कल्याण की नीति नहीं है, कोई भी अच्छी स्कीम आती है उसका विरोध करने लगते हैं, लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए अग्निवीर योजना, देखिए इतने सारे अग्निवीर, और सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीर जो करके आएंगे उसमें से सभी सरकारों ने कह दिया, और हमने उत्तराखंड में तो पहले ही कहा था कि हम जो भी अग्निवीर करके आएंगे उन सबको हम जो है सेवा में कहीं ना कहीं स्थान देंगे, आपदा प्रबंधन में, चार धाम में, पुलिस विभाग में, अन्य विभाग में, जहां भी, शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग में, जहां जहां भी उनका उपयोग हो सकता है हम उनका उपयोग करेंगे, उनको अच्छी सेवा देंगे, यहाँ पर उनको सेवा का आगे अवसर देंगे। और हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है जो हमारे पहला मिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें देंगे, रक्षा मंत्री जी ने कहा है उनको देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हरियाणा का चुनाव हुआ और अग्निवीर योजना का भ्रम जो है सबसे ज्यादा हरियाणा में फैलाया गया था। अभी चुनाव का रिजल्ट आया है, हरियाणा के जवानों ने भी, हरियाणा के किसानों ने भी और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को चुना है। वहां डबल इंजन की सरकार चुनी है, क्योंकि सारा भ्रम लोगों का जो है इस चुनाव के बाद जो है समाप्त हो गया है कि ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। आपसे जब मैंने सबसे पहले सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी आपकी खूबी है कि जिसके कारण वो आपका एक शुरू से जो आप बचपन से चलते चलते आज मुख्यमंत्री बने, शायद आप अपनी तारीफ नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन जब आपसे बात बाहर औरों से कहीं से बात हो रही थी, या जो लोग बोलते हैं कि आप लगते बहुत शांत है लेकिन बहुत तेज है, बहुत परखी है, बहुत शार्प है, चीजों को परखते हैं बड़े तरीके से, और एग्जीक्यूशन जिसको कहते हैं, चीजों को करने की आप में क्षमता काफी ज्यादा, चीजों को रफ्तार के साथ करने की क्षमता। लेकिन इसके साथ ही अब आपके सामने मोदी जी ने एक चुनौती रख दी है कि तीसरा दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा। अब इस दशक में आपने उत्तराखंड को आगे लेकर जाना है। पैसे की कमी हर जगह होती है, आपके भी बड़े विजन रहे हैं कि 2025 तक हमने इसको नंबर 1 स्टेट बनाना है। तो जब आप उस विजन के साथ चलते हैं, इस तीसरे दशक वाली बात जो मोदी जी ने कही है उसको देखते हैं, और साथ में चैलेंजेस देखते हैं अपने सामने, चुनौतियां उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने में, तो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या नजर आती हैं और आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए चुनौतियां, चूंकि हमारा राज्य जो है हिमालय का राज्य है, सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि हमको प्रत्येक वर्ष यहाँ किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी भूस्खलन के रूप में, कभी अत्यधिक बर्फबारी के रूप में, कभी अत्यधिक जल भराव के रूप में, कभी बादल फटने के रूप में, अलग अलग तरीके से। और जो काम हम 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में खड़ा करते हैं, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वो एक आपदा आती है और हमारी 20 साल की जो मेहनत है वो शून्य हो जाती है। फिर हमको जीरो से शुरुआत करनी होती है। ये हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरा ये है कि अभी भी भारत सरकार में जितनी स्कीमें बनती हैं उन सभी स्कीमों में पूरे देश के लिए एक समान स्कीम बनती है, जबकि जो हिमालय के राज्य हैं वहां की अपनी भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग वहां की चुनौतियां हैं। और हम अपने राज्य में, जहां हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटन है, धार्मिक तीर्थाटन है, और पूरे साल भर अगर हम राज्य की बात करें तो जैसे हमारी यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख है,
लेकिन हमको पूरे साल भर 10 करोड़ लोगों का इंतजाम करना पड़ता है। 10 लोगों की यहाँ पर हर प्रकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जुटाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो लगभग 4.5 करोड़ 4 करोड़ तो केवल हमारे जो है कावड़ यात्रा में कावड़ यात्री आते हैं। 4 धाम यात्रा में 50 लाख के लगभग लोग प्रत्येक वर्ष, हमारा एवरेज का 50 लाख का एवरेज ये आता है। अन्य सभी को अगर हम जोड़ दें तो वो 10 करोड़ के आसपास पहुंचता है। कभी थोड़ा बढ़ता है, कभी घटता है, लेकिन हमको जो भारत सरकार है, नीति आयोग है, जो हमको कंसीडर करता है वो हमारी जो जनसंख्या है उसके आधार पर करता है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा है। और पहाड़ों में जो काम करना है, भौगोलिक परिस्थिति के कारण से मैदानी क्षेत्र में जिस काम को हम बहुत कम में कर पाते हैं, वहां पर हमारा काफी सारा मैन पावर भी लगता है, काफी ज्यादा उसमें काम करना पड़ता है, दूर दूर तक चीजों को पहुंचाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए चुनौतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो और हम उस दिशा में ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी दिशा बिल्कुल सही जा रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है। और अभी जो नीति आयोग भारत सरकार के जो इंडेक्स साल भर का सभी राज्यों के लिए जारी होता है, उस इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है। पहले नंबर पर उत्तराखंड का नाम आया है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग में हम अचीवर्स की श्रेणी में, स्टार्टअप में हम अब लीडर्स की श्रेणी में आ गए हैं। और हमने जो उत्तराखंड की जीएसडीपी को बढ़ाने का जो संकल्प लिया था कि अगले 5 सालों में 7 सालों में हम उत्तराखंड की जो आय है, जीएसडीपी है, उसको हम दुगना करेंगे। उसमें 1.3% की गुना की वृद्धि हुई है, यानी कि लगभग 33% हमारी जो है ग्रोथ अभी तक आ चुकी है। हमारी जीएसटी बढ़ रही है और जीएसटी बढ़ने के साथ साथ हमारे अन्य जो संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे राज्य के अंदर हमारे नए डेस्टिनेशन हो, पुराने जो हमारे पहले से प्रचलित डेस्टिनेशन हैं उनमें सुविधाएं जुट रही हैं। हमारे सभी शहर बन रहे हैं, नए नए हमारे एयरपोर्ट। आपने अगर देहरादून का एयरपोर्ट, आप वहीं से आए? नहीं, बाई रोड आए इस बार हम। अच्छा, तो लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका यहाँ तक बहुत बढ़िया हो गया। राहुल जी आए तो अभी 1 साल में आपने जो है परिवर्तन देखा होगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी दूसरे प्रदेश का, क्योंकि हमारे लिए सभी प्रदेश, जैसे हमारा प्रदेश महत्वपूर्ण है वैसे वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बहुत बड़े पुराने हमारे वरिष्ठ राजनेता मुझे कह रहे थे कि यार हमारा राज्य तुमसे बड़ा भी है और पुराना भी है, हमारा एयरपोर्ट पहले से है, लेकिन देहरादून का एयरपोर्ट बहुत अच्छा बन गया तुम्हारा। तो हम जो है आने वाले समय में हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट भी जो है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं। अभी हमारी काफी सारी उड़ानें 13 के 13 जनपदों के लिए हम शुरू कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द हैं वो जो है चरितार्थ हों। तो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज हमको एक उपलब्धि प्राप्त हो रही है। और एक कैपिटल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो धनराशि है उसकी भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था हो रही है। तो हम विकास के कामों को न कर पाए ऐसे हमारी कोई स्थिति नहीं है। ऊपर से भारत सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के लिए विशेष उनका अनुग्रह है यहाँ से, और उनके हर समय उनके स्मरण में हम लोग यहाँ रहते हैं। तो निश्चित रूप से वो ये बात भी कही जाती है कि आप इस बात पे बहुत ज्यादा गर्व रखते हैं कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, कि कई जगहों पर बात की जाती है डबल इंजन की सरकार की, जो कई दफा वो डबल इंजन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। लेकिन आप पूरे गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है और बाकी राज्यों के मुताबिक ज्यादा तेज चल रही है। तो आपको फर्क पड़ा है इस बात का, जैसा अभी आप बता रहे थे, लेकिन क्या आपको उस डबल इंजन होने का डायरेक्ट फायदा हुआ है उत्तराखंड को? देखिए, बिल्कुल डबल इंजन के कारण से, और डबल इंजन केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, डबल इंजन पूरे देश के लिए जरूरी है। क्योंकि डबल इंजन में, मैं अगला सवाल आपसे यही पूछने वाला था कि क्या, क्योंकि आपका बीजेपी शासित राज्य है, तो क्या डबल इंजन सिर्फ यहीं पर काम करेगा, या जहां पर नहीं, मैंने कहा अगर पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी है वहां डबल इंजन चलेगा या नहीं चलेगा, वहां एक ही इंजन चलेगा? पूरे देश में देखिए ऐसा है कि डबल इंजन पूरे देश की जनता
उनकी अच्छी तरह भली भांति सबके समझ में आ गया है कि जहां जहां भी डबल इंजन है वहां विकास तेजी से आगे हो रहा है। क्योंकि डबल इंजन में जो राज्य की जरूरतें हैं, राज्य की आवश्यकताएं हैं, वो केंद्र समझता है और उन पर स्वीकृति देता है। केंद्र राज्य की प्राथमिकताओं को समझता है और केंद्र की जो स्कीम है वो राज्य ठीक प्रकार से लागू करता है। इसीलिए तो हरियाणा में देखिए तीसरी बार सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बन रही है, गुजरात में लगातार सरकार बन रही है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ भी जो है सारे मिथक टूटे हैं और दोबारा सरकार बन रही है। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ऐसे राज्य भी डबल इंजन को प्राथमिकता देंगे हर जगह, क्योंकि डबल इंजन के कारण से ग्रोथ तेजी से आगे बढ़ती है। और बहुत सारे राज्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र की सरकार पैसा देती है और वो केवल उसको उलझाने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे दिल्ली भी इसका एक उदाहरण है। मैं चुनाव के संबंध में, अन्य संबंधों में देश के विभिन्न राज्यों में गया हूं, वहां मैंने देखा है तेलंगाना हो, कर्नाटका हो या आप हमारा बगल में ही हिमाचल है, और चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने भी करी थी, लाखों लोगों को रोजगार देंगे, और अभी देखते हैं तो वहां पर पेंशन के लिए भी पैसा नहीं, वो तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप में मतलब कोई कहने की बात नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये साफ दिखाई दे रहा है। हिंदू आस्था के बड़े धाम है आपके यहाँ पर उत्तराखंड में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनको जोड़ने के लिए जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके जो केदारनाथ धाम की तरफ भी जाता है, जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं? आज हरीश रावत यहाँ थे, बार बार वो सड़कों की बात कर रहे थे कि सड़कें सब टूट गई हैं, सब बेहाल हैं, पॉटहोल सब जगह पर हैं, गड्ढे हैं। फिर उन्होंने गड्ढा ऐप की बात की कि इन्होंने कहा था कि गड्ढा ऐप होगी, गड्ढा ऐप से चीजें दुरुस्त होंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो वो इस बारे में बात कर रहे थे कि सड़कें यहाँ पर एक कमी है। तो सड़कों को लेके क्या आपको दिक्कत आ रही है? अब आगे कितनी जल्दी हम देखेंगे कि सड़कें बिल्कुल दुरुस्त हो गई और ठीक हो गई? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस बार जो ये मानसून का जो मौसम रहा है, इस वर्षा काल में काफी सड़कों का नुकसान हुआ है हमारा, और आपदा बहुत बड़ी आपदा आई थी। अभी केदार घाटी में 31 जुलाई की रात्रि को बहुत ज्यादा पानी बरसा, बहुत ज्यादा बरसात हुई। उसके कारण से 29 स्थानों पर जो है सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, भूस्खलन हो गया, पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए। हमारा घनसाली क्षेत्र में 3 जगह पर बड़ी आपदा आई, मैं तीनों जगह पर गया था, इसलिए मैं कह सकता हूं। और चाहे सुदूरवर्ती हमारा धारचूला का क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो, नैनीताल हो, जनपद चमोली का, रुद्रप्रयाग का, उत्तरकाशी का, पौड़ी का, टिहरी में, और देहरादून और हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोई स्थान ऐसा छूटा नहीं चंपावत तक मिलाकर कि जहां पर आपदा ना आई हो। और आपदा में बड़ा नुकसान हुआ, सड़कों का नुकसान हुआ, लेकिन हमने जो है ये कहा है कि चूंकि जल्दी से जल्दी, देखिए एक बार पहले भी आपदा आई थी, लोगों ने उस समय की भी आपदा देखी और इस समय की भी आपदा, इस समय में त्वरित रूप से सारा काम हुआ और लगभग 20,000 से भी ज्यादा यात्री जिस दिन आपदा आई थी उस दिन केदार घाटी में दर्शन के लिए आए हुए थे विभिन्न स्थानों पर। 3 दिनों के अंदर हमने 20,000 के 20,000 लोगों को सुरक्षित जो है उस केदार घाटी से, वहां से सुरक्षित निकाला है। आपको मतलब लोगों ने फर्क ये देखा। और जो सड़कों की बात कर रहे हैं आप, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन हमने 15 तारीख तक का एक पैच वर्क के लिए कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन मौसम लगातार खराब होता रहा, लगातार बारिश होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, वो सारे अभी गड्ढा मुक्त हो गए हैं। जो बचे हुए हैं, गड्ढा ऐप चल रही है अभी भी? नहीं, देखिए गड्ढा ऐप भी चल रहा है, लेकिन वो गड्ढा ऐप इससे अलग है, क्योंकि कहीं कहीं पर हमको व्यवहारिक रूप से काम करना होता है, तो व्यवहारिक रूप से काम कर रहे हैं। और हमारा बिल्कुल ये संकल्प है कि इस माह के अंत तक, क्योंकि इनिशिएटिव बहुत अच्छा आपका ये जो गड्ढा ऐप है, इसके बारे में सुनते ही ये लगता है कि बहुत ही, जिसको कहते हैं दूरदृष्टि वाला और आगे देखने वाला विजन है ये, कि आप देखिए, आप उसकी फोटो खींचिए, अपलोड कीजिए और उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो ये उम्मीद जरूर हर कोई रखता है कि शायद वो चीज जो है वो कामयाब रहेगी। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग होना चाहिए, और हम सभी मानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के युग में अच्छी टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है तो हम उसका उपयोग करें और अपने साधनों को आसान बनाएं, लोगों को सुविधाएं दें।
तो वो ऐप भी उसी के लिए लाया गया है और अच्छा उसका भी उपयोग हो रहा है। जी, केदारनाथ की हम बात कर रहे थे, फैजाबाद के साथ जुड़ी अयोध्या, जब वहां पर सीट हारी गई, बद्रीनाथ में जो है अभी सरकार बीजेपी की नहीं है, वैष्णो देवी वो जीते, तो आपके ऊपर क्योंकि एक धार्मिक आस्था जुड़ी रहती है बीजेपी के साथ, तो क्या केदारनाथ का जो बाईपोल है वो आपके लिए उसका दबाव है? 40 प्रचारक, स्टार प्रचारक अब वहां पर प्रचार भी करेंगे, क्या आपके ऊपर कोई दबाव है उसका कि हमने जीतनी है इस बार? वो देखिए, ऐसा है कि वो बाबा केदार का धाम है और बाबा केदार की कृपा से, बाबा केदार के अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने यहाँ जो सरकार थी उस सरकार को कहा कि ये जो केदार बाबा का स्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, हम इसके पुनर्निर्माण का काम करें। उस समय नहीं हो पाया, लेकिन 1 साल के बाद ही बाबा ने अपने अनन्य भक्तों को मौका दिया, वो देश के प्रधानमंत्री बने और आज सब पूरी दुनिया देख रही है कि भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। नवनिर्माण के काम, पुनर्निर्माण के काम, वहां पर आस्था पथ, अनेक घाट, आस्था वन, शंकराचार्य जी की समाधि, वहां पर तीर्थ पुरोहितों के आवास और एक मतलब भव्य केदार और दिव्य केदार बनता ही जा रहा है, 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में। और आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु जो महज कुछ 2-3 लाखों में होते थे, आज जो संख्या 20 लाख से ज्यादा पहुंच रही है। इस बात का प्रमाण है कि केदार घाटी और केदार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भी अभी जो आपदा आई, आपदा के समय में हमने लगभग वहां पर तत्काल सारे जो पैदल मार्ग थे, यात्रा सुचारू हो, वो सारा हमने प्रयास किया, प्रयत्न किया। बाबा की कृपा से अब यात्रा भी अच्छी चल रही है। आज का भी आंकड़ा उठाएंगे तो 14,000, 15,000 इस समय यात्रा का आंकड़ा अभी आ रहा है। आप सोचिए कि ये यात्रा का द्वितीय चरण चल रहा है और जब 10,000 का आंकड़ा किसी समय में बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता था, आज 14,000, 15,000 का आज का रोज का आंकड़ा चल रहा है। तो लोगों ने, वहां केदार के लोगों ने पहले का समय भी देखा है, अब का समय भी देख रहे हैं और किस तरह से केदार घाटी, बाबा केदार का स्थान आज विश्व प्रसिद्ध स्थान है, तो वहां पर किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से नवाचार हुआ है और केदार घाटी का एक अपना नया स्वरूप पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, विकास आगे बढ़ रहा है। तो वहां के लोग कभी भी विकास को रोकेंगे नहीं, विकास को अनवरत रूप से बढ़ाएंगे। इसलिए बाबा केदार की कृपा से वो बड़े अंतर से वहां पर विकास जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब भारत का संविधान लिखा गया था उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी उसमें थे, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई कि आने वाले भारत में हम क्या देखना चाहेंगे। उत्तराखंड ने उसमें लीड ली है, उत्तराखंड ने उसमें पहल की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको हम सबसे पहले लागू करेंगे। आपकी उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, अब उसके ऊपर काम यह चल रहा है कि जब हम इसको लागू करेंगे तो उसके जो सारे प्रोसेस हैं वो सारे बिल्कुल ठीक तरीके से, सटीक तरीके से आप उनको लागू कर सकें। तो क्या आने वाले राज्य दिवस के दिन 9 नवंबर को यूसीसी को क्या आप लागू करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज आपके इस न्यूज 18 के इस समिट से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद यहाँ पर हर चुनाव में, जब भी चुनाव होता था, हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी और 2022 के चुनाव में हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ चुनाव में गए और हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने अपना ये हमारा संकल्प रखा कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले एक कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन होगा समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, उस दिशा में हम काम करेंगे। और हमने पहला डिसीजन वो लिया और मुझे खुशी है आज कहते हुए कि हमने जनता के सामने जो संकल्प लिया था, जो हमने वायदा किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। और इसका श्रेय मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार मिथक तोड़ा, पहली बार एक परिपाटी बदली कि हर बार सरकार बदल जाती है, एक नया इतिहास बना दिया कि लगातार हम सरकार में थे, फिर से हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, सरकार में आने का अवसर प्रदान किया और हमने उसके लिए कमेटी बनाई, एक लंबी प्रोसेस चली, कमेटी ने काम किया, फिर हम विधानसभा में
विधेयक के रूप में उसको लेकर आए। चर्चा के बाद विधेयक पास हुआ। राष्ट्रपति महोदय ने भी 12 मार्च को जो है हमको अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी और अब जो हमने कमेटी उसको क्रियान्वयन करने के लिए बनाई थी वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी हमको दे दी है और हमारा काम चल रहा है। हम उसका पूरी तरह से परीक्षण कर रहे हैं। हमारा जो विधायी विभाग है, हमारा उस पर न्याय विभाग है, उस पर काम कर रहा है और काम करने के बाद चूंकि उसमें हमने कैबिनेट में अभी चर्चा करनी है, कैबिनेट में भी उसमें मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जल्दी तिथियों का ऐलान करेंगे क्योंकि उसमें एक बड़ा प्रोसीजर होने वाला है जी। चाहे वो विवाह विच्छेद का हो, उत्तराधिकार का हो या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हों, इन सभी के बारे में, विवाह के बारे में, विवाह संबंध के बारे में, रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी पर वो ऐप भी एक उसका बना है। सबको घर बैठे ही सुविधा मिलने वाली है। तो इसमें हजारों लोगों ने काम करना है, हजारों लोग और उसमें उनकी ट्रेनिंग भी होनी है। तो प्रक्रिया चल रही है और चूंकि हम काफी आगे निकल चुके हैं 90%। तो क्या लगता है आपको कब तक इसके लागू होने के क्या संभावना आपको नजर आ रही है? नहीं, बहुत जल्द। अभी चूंकि क्या है कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि हमको ये गौरव मुझे ऐसा पता लगा है कि बहुत सारी अलग राज्यों ने भी आपके इस कानून को मंगाया, उसकी परख कर रहे हैं कि हम भी इसको लागू कर सकें। तो आपके ऊपर ये दारोमदार भी देखिए एक तरीके से पड़ा हुआ है कि यही कानून शायद कई और जगहों पे भी लागू होगा। देश की आजादी के बाद पूरे देश का जो संकल्प था, बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो उस संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया था और इतना बड़ा लंबा कालखंड देश की आजादी का बीत गया, 75 साल से भी ज्यादा हो गए और अब ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये अवसर यहाँ वो लेकर आए हैं तो हम उसको बहुत शानदार तरीके से, ठोस तरीके से सारी चीजें तय करते हुए, सारी चीजों पर ठोक बजा के काम करते हुए कि अच्छे तरीके से एक मॉडल के रूप में जैसे जब आप यूसीसी जैसे गंगोत्री हमारे यहाँ से निकलती है, माँ गंगा यहाँ से निकलती है और पूरे देश में जाती है, पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। तो ये जो समान नागरिक संहिता की गंगोत्री है जो देवभूमि उत्तराखंड से निकली है वो सबको लाभ दे, हम ये ऐसा सोच के भी जो है उसमें सारे प्रावधान कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। जब यूसीसी की बात होती है, जब यूसीसी को आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि किसी खास धर्म के विरुद्ध उसमें कोई चीज लिखी हो, क्योंकि यूसीसी सबके ऊपर लागू होगा। वो हिंदुओं के ऊपर भी लागू होगा, सिखों के ऊपर भी लागू होगा, ईसाइयों के ऊपर भी लागू होगा, मुसलमानों के ऊपर भी लागू होगा, कोई और धर्म हो, बौद्ध, उन भी लागू होगा, कोई और भी धर्म अगर भारत में उनके ऊपर भी लागू होगा। लेकिन फिर भी ऐसा एक इंप्रेशन बनाया जाता है जैसे पुष्कर सिंह धामी मुस्लिम विरोधी हैं, वो मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं। ऐसी एक परसेप्शन या ऐसी एक फीलिंग क्यों आती है जबकि यूसीसी जो है वो सारे धर्मों के ऊपर बैठेगा? जब उसका क्रिटिसिज्म होता है वो सिर्फ एक धर्म के साथ जुड़कर उसका आता है। तो ये इसको कैसे समझते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, यूसीसी के बारे में मैंने पहले कहा कि यूसीसी पुष्कर सिंह धामी लेकर नहीं आया है। यूसीसी सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत सभी संविधान बनाने वालों ने उसका प्रावधान किया है। एक बात। दूसरी बात, देश की आजादी के बाद से लेकर देश का संकल्प था कि देश के अंदर सबके लिए समान कानून होना चाहिए। तीसरा, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने उस पर अपना मैंडेट दिया है जी। देवभूमि की जनता ने हमसे कहा कि भाई आपको ये बनाना है, इसीलिए वो सरकार में लेकर आए हैं। इसलिए किसी के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता। ये तो देश की आधी आबादी का, मैं सच कहूं तो देश की आधी आबादी का ये पूरा कानून है। 50% जनसंख्या के लिए 100% का कानून है, महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी। इसमें बच्चों का भी प्रावधान है कि उनके उत्तराधिकार का क्या होगा। इनमें बुजुर्गों का उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो देश के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग थे उनके लिए कहीं कोई कानून नहीं बना। ये कानून भी देवभूमि उत्तराखंड में ही बना है पहली बार। और वो जब हमने पहले दिन, जिस दिन यूसीसी हमारा विधेयक के रूप में आया, तो मुझे देश के अनेक लोगों स्थानों से लोगों की फोन कॉल्स आए कि अरे आपने तो इस पर भी जो है पहरा लगा दिया। कुछ लोग कहने लगे कि आप बेडरूम तक पहुंच गए, तो इसके पीछे आपका क्या हेतु है? तो हमने उनसे कहा कि देखिए, हमारा किसी की निजता को भंग करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है।
ये हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे आज लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, अभी अच्छे संबंध होते हैं। अब ये लिव इन रिलेशनशिप का जो आप कानून लेकर आए हैं, उसके ऊपर भी ये बीच में बात कही जा रही थी कि ये दकियानूसी कानून है, ये पिछली सोच है कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी ये जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी आप बड़ी सोच समझ के उस कानून को लेकर आए, उसके बारे में बताएं। मैं इसके बारे में बताना ही चाहता हूं, क्योंकि देखिए कभी आपस में बच्चे अपनी एक दूसरे के साथ सहमति के साथ रहते हैं, उनके संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद संबंध खराब हो जाते हैं। आपस में झगड़ा होता है, मारपीट होती है, क्राइम हो जाता है, और माता पिता को पता नहीं होता है कि बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है। और आपने देखा होगा बेंगलोर में घटना हुई, देश के अन्य शहरों में घटना हुई कि उनकी डेड बॉडी के पीस पीस करके सूटकेस में डाल दिए गए, और तब जब माता पिता को कुछ पता ही नहीं है कि बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, पूरे जीवन भर उनके रोने के सिवा उनके पास क्या बचता है। इसलिए हम ये भी जो हमने प्रावधान किया है इसमें, ये केवल और केवल उन बच्चों की सुरक्षा के लिए किया गया है, उनके जीवन को बचाने के लिए किया है। उसमें भी ये बात हम चर्चा कर रहे थे, तो ये बात आ रही थी कि उसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनेगा, जिसमें सारी चीजें उसके अंदर डाली जाएंगी कि अगर किसी की लिव इन रिलेशनशिप है, उसकी रजिस्ट्री होगी, वो उसमें डाली जाएगी, ताकि अगर कोई और कहीं पर शादीशुदा है और उनको शक पड़ता है कि इनकी कहीं और कोई लिव इन रिलेशनशिप ना चल रही हो, वो नाम डालेंगे तो सिर्फ ये बताएगा कि हाँ या ना कि इनकी कोई लिव इन रिलेशनशिप चल रही है या नहीं। उसमें उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, लेकिन ये सूचना भी वहां पर मिलेगी। तो इन चीजों से कई चीजें रुकेंगी और कई चीजों पर आप पहले से ही कंट्रोल में ला सकते हैं कि ये रजिस्ट्री जरूर आपको लाजमी करानी पड़ेगी अगर 30 दिन से ज्यादा आपकी लिव इन रिलेशनशिप अगर चल रही है। तो शायद इसके ऊपर भी काफी मंथन इस वक्त चल रहा है कि कैसे इसको हम प्रोसेस इसका बनाएं। देखिए, सुरक्षा और उनकी हर प्रकार से सुरक्षा जो है, इसको ध्यान में रख के ये प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार तो संबंध अच्छे होते हैं, फिर संबंध खराब हो जाते हैं, फिर पुलिस में रिपोर्ट होती है, मुकदमेबाजी होती है, न्यायालय के चक्कर लगते हैं, पूरा उनका इसी में चला जाता है सारा। तो ये सब भी इससे जो है बिल्कुल मिनिमाइज होगा, कम होगा। तो इसलिए सबकी बेहतरी के लिए हम लेकर आए हैं। और ये कहना कि किसी को टारगेट कर रहे हैं, ये राज्य तो बहुत शांत लोगों का राज्य है, बहुत प्रेम पूर्वक रहने वालों का राज्य है। आपस में बहुत सबके मधुर व्यवहार एक दूसरे के साथ होते हैं। हम सब लोग सारे त्योहार, सारे पर्व, सारी खुशियां, सारे सभी प्रकार की चुनौतियां एक साथ मिलकर जो है यहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो टारगेट करने जैसी कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, देवभूमि है जी, और देवभूमि का अपना एक स्वरूप है जी, वो हमेशा बना रहना चाहिए। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि इसमें टारगेट करने वाली कोई बात नहीं है। समय का हमारा थोड़ा अभाव है, 2-4 चीजें मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि इसी से जुड़ी हुई एक और बात है कि लव जिहाद की बात होती है, थूक जिहाद की बात होती है, लैंड जिहाद की बात होती है, डेमोग्राफिक जिहाद की बात होती है। तो ये जिहाद शब्द भी जो जुड़ जाता है, इससे लगता है बार बार कि किसी एक पर्टिकुलर कौम को, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट की बात की जा रही है। और ये बात भी साफ है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने जिहाद वर्ड यूज कर दिया है, वो प्रचलित हो गया, किसी कारण से प्रचलित हो गया। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को जब आप देखते हैं तो इनके साथ जुड़ी हुई पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज किसी खास धर्म के विरुद्ध नहीं है। अगर आप लैंड की बात कर रहे हैं यहां पर, तो कोई लैंड जिहाद यहां पर नहीं चल रहा। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तरीके से यहां पर जमीन लेने की कोशिश करेगा तो जाहिर तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे केवल एक बात जरूर, आपने मेरे से बहुत सवाल पूछ लिए, एक छोटा सा मैं पूछ लूं? बिल्कुल। कोई जमीन है, सरकारी जमीन है जी, वहां पर कब्जा करना, अतिक्रमण करना किसी भी रूप में जी, क्या वो ठीक है? कब्जा करना गलत है, अतिक्रमण करना, इंक्रोचमेंट करना गलत है, किसी भी धर्म का करना गलत है। तो हमने उसको हटाया है जी। और ये जिहाद शब्द इसलिए कहा कि जहां पर भी कहीं पर भी केवल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, धोखे में रख के कोई काम किया जा रहा है, चाहे वो लैंड के मामले में हो, चाहे वो हमारी बेटियों के बारे में हो, हमारी बहनों के बारे में हो, या किसी भी अन्य मामले में, चाहे आज वो देख रहे हैं, आपने वीडियो देखा होगा कि खाने में थूक दिया जा रहा है, खाने की चीजों को गंदा कर दिया जा रहा है, दूषित कर दिया जा रहा है। ये कहां तक उचित है? कौन अच्छा मानेगा इसको? कोई भी करेगा तो उचित नहीं होगा। कोई भी मतलब ये बात है कि अगर मुसलमान
थूकेगा तो वो गलत है और हिंदू थूकेगा तो वो सही है। नहीं, तो कोई भी नहीं, हमने कहा कि जो भी इस प्रकार का कोई भी करेगा जो भी करेगा उसके खिलाफ हमने कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी जी। तो मैं और देवभूमि में किसी भी कीमत पर जो है इस प्रकार की चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल। और तो मैं जो बार बार आपसे पूछ रहा था, मैं इसीलिए ये बार बार पूछ रहा हूं कि आपकी सोच एक तरीके से चल रही है कानूनी तरीके से कि कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज सही है, लेकिन उसके साथ एक माहौल ऐसा बन जाता है कि ये किसी एक धर्म के विरुद्ध है। तभी मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि ये सबके ऊपर लागू हो रही है चीजें, किसी एक धर्म के ऊपर नहीं हो रही। देखिए, सबके ऊपर लागू होगा जी। इसका धार्मिक और राजनीतिक कोई प्रयोजन नहीं है। इसका प्रयोजन केवल न्याय है। हम न्याय के आधार पर काम करने वाले हैं। हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करने वाले हैं। जो भी गलत काम है वो किसी धार्मिक आधार पर किसी को हम दंडित करने वाले हों, कार्रवाई करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जहां भी अतिक्रमण है हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। कोई बहन बेटियों के साथ जो है धोखा कर रहा है, गलत तरीके से झूठ बोलकर, बहलाकर, फुसलाकर उनकी जिंदगी खराब कर रहा है, तो हम किसी कीमत पर उसको जो है नहीं करेंगे। कोई जो है खाने को दूषित करेगा तो बिल्कुल नहीं जो है हम वो करेंगे। कोई हमारे यहाँ पर मतांतरण करवा रहा है, धर्मांतरण करवा रहा है, वो भी जो है बहलाकर, फुसलाकर या डराकर, धमकाकर, वो भी हम किसी कीमत पर। कोई दंगा कर रहा है तो दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, या दंगे के लिए हम कानून लेकर आए हैं, तो वो किसी को टारगेट करके नहीं लाए गए हैं। हम चाहते हैं भी देवभूमि में शांति रहनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। देवभूमि की अपने पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान है, वो पहचान बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हम कानून बना रहे हैं, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये केवल वो लोग कह रहे हैं जो लोग इसी के नाम पर आज तक राजनीति करते रहे हैं। आज तक लोगों को डराकर कि भाई आपने अगर हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो आपको जो है वो दूसरी पार्टी वाले लोग इस तरह से जो है कर देंगे, आप उनके लिए आप खतरा हैं या वो आपके लिए खतरा है। तो आज उनकी दुकान बंद हो रही है। वो देख रहे हैं नया शासन हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब ये चल रहा है तो उनको लगता है कि क्या कहें। तो वही भ्रम की जो बात मैंने कहा, लोगों के मन में संदेह करना, भ्रम करना, झूठ फैलाना, गलत बातें करना, तथ्यहीन बातें करना। धामी जी, प्रश्न बहुत है मेरे पास, लेकिन अब समय भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आपसे एक सवाल और मैं पूछूंगा, एक दो सवाल और। एक ये कि जब आप उत्तराखंड का विजन लेकर आगे चल रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है कि भविष्य का उत्तराखंड क्या होगा? अगर आप 5 साल आगे देखेंगे, 10 साल आगे देखेंगे। आपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी पढ़ाई की थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी आपने पढ़ाई की वहां पर, उसके बाद आपने लॉ भी किया। तो जब आप इन सब चीजों को जोड़ के एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक इंडस्ट्रियल विजन के साथ आप उत्तराखंड का भविष्य देखते हैं, तो क्या भविष्य नजर आता है आपको 5-10 साल आगे? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे पास भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, जहाँ हमारे पास हिम के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। 70% से अधिक हमारा राज्य वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, देवों से, देव स्थानों से आच्छादित है। वहीं हमारे पास पूरी तराई है, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे पास इंडस्ट्री के लिए भी जो है बड़ा स्थान है और देश दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आई है। हमने पिछले सालों में देहरादून में इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया, जिसमें शुरू में हमको लगता था कि हमको 2 लाख करोड़ के निवेश मिलेंगे या उनके साथ एमओयू होंगे, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो 3,54,000 करोड़ के एमओयू हमारे साथ देश दुनिया के लोगों ने करे। आज भी लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ निवेश के लिए अपनी इच्छा जता रहे हैं, आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। और हमने भी उसमें जो है काफी सारा परिवर्तन भी किया, नई नीतियां बनाई, 30 से अधिक नीतियां बनाई, चाहे वो लॉजिस्टिक में हो, इंडस्ट्री में हो, टूरिज्म में हो, एमएसएमई में हो, हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो लोगों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने आकर यहाँ पर काम करने के लिए हमारे साथ अपनी इच्छा भी करी और काम भी कर रहे हैं। और जो हमने बड़े एमओयू करे थे, आज उसमें से लगभग 77,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हमारी शुरू, मतलब एक तरह से ग्राउंडिंग बिल्कुल जमीनी स्तर पर शुरू हो गई है। उस पर तेजी से काम चल रहा है। अभी देश भर के जो आंकड़े आते हैं बेरोजगारी के, उसमें भी हमको 4.4% का उसमें कमी आई है। जो 13 थी वो 9 के आसपास आ गई है।
इस तरह से हम आज हर क्षेत्र में कहीं जो हमने सोचा है और हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द थे, वो शब्द अनायास ही नहीं निकले। वो बाबा केदार के प्रांगण में निकले, बाबा शिव की नगरी में निकले, केदार धाम में निकले कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। इतने पर्यटक आ रहे हैं कि कई बार हमको सोचना पड़ रहा है कि दिल्ली से देहरादून की एलिवेटेड रोड जब हमारी बनकर तैयार हो जाएगी तो देहरादून में हम अभी से वो हमारे लिए एक चुनौती होगी कि जितने लोग आज हैं उससे जस्ट दुगने लोग यहाँ पर होने वाले हैं। उन सब की हम व्यवस्था कर रहे हैं जी। हमारी जीएसडीपी दुगनी हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो भी हमारे लिए विकास के लिए, आगे के लिए हमारे पास हमारा खजाना भरा होगा। रोजगार के लिए हमने चूंकि पहले से हमारा रोजगार जो है एक प्राथमिकता रही है, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो या हमारे निजी क्षेत्र में हो। सरकारी क्षेत्र में अभी लगभग 18,000 पिछले 3 सालों में 18,000 नियुक्तियां हमने पूरी पारदर्शिता के साथ की है। हम देश का सबसे सख्त नकल का कानून उत्तराखंड में लेकर आए हैं और एक भी नकल का कानून लाने के बाद एक भी किसी भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह कहीं नहीं उठा, कोई न्यायालय में नहीं गया। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज विश्वास हो गया है कि हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नंबर आएगा। योग्यता प्रतिभा का आज सम्मान हो रहा है हर जगह पर जी। तो मैंने आपको सुना था कि जब जी आप बोलिए। नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि मैंने सुना था कि जब आप मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी को मिलने गए थे, उन्होंने आपको बुलाया था तो आप काफी घबराए हुए थे कि मोदी जी को मिलने जा रहे हैं। आपके दिमाग में एक उनका, जिसको कहते हैं ना, एक हवा बना हुआ था कि वो आपको डराएंगे, मतलब आप डर जाएंगे उनको मिलकर या कुछ। तो लेकिन आप अपनी नजरें नहीं मिला रहे थे उनसे, आप इधर उधर देख रहे थे आप। फिर उन्होंने आपसे बातचीत की, लेकिन आज उन्होंने आपको ये एक चुनौती दी है कि तीसरा दशक जो है इस सदी का वो उत्तराखंड का दशक होगा। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि जब हम लोग छोटे थे तो हम स्काउट्स एंड गाइड्स में जब होते थे तो उसमें अलग अलग राज्यों के गाने हम सबसे उसकी प्रैक्टिस कराते थे। वो तो हम गलत गलत कुछ भी बोलते रहते थे। तो उसमें एक उत्तराखंड का गाना भी होता था, बेड़ पाको पाड़ मासा, पता नहीं क्या है उसकी जो शब्दावली, कुछ मैं उल्ट-पुल्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे एक बार वो गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ गाना है। और हम चाहेंगे कि जो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आपके उत्तराखंड के इतने नौजवान यहाँ पर है, वो आपके साथ सुर में सुर मिलाकर बुलंद आवाज में वो गाना एक बार जरूर हमारे को सुनाएंगे। ज्यादा नहीं, एक लाइन ही, लेकिन आपने वो लाइन 2 बार जरूर बोलनी है। आप भी गाइएगा। मैं तो गलत मत बोलूंगा, इसलिए मैं कोशिश नहीं करूंगा। आप 2 बार बोलेंगे, दूसरी बार वो सारे आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए भाई। बेड़ू पाको बारमास, बेड़ू पाको बारमास, नरण का फल पाको चैत मेरी छैला, नरण का फल पाको चैत मेरी सैला। बहुत बढ़िया धामी जी, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डायमंड स्टेट समिट में उत्तराखंड की इस एडिशन में न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए धामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री जी कृपया आप मंच पर बने रहें। अब मैं गुजारिश करूंगी MDN ग्रुप एडिटर इन चीफ नेटवर्क 18 राहुल जोशी जी, प्लीज वो मंच पर आएं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें।